हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। गोपालपुर छत्तीसगढ़। गोपालपुर को दक्षिण ओडिशा के व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां पर बहुत ही खूबसूरत बीच है, जहां कछुए अपना घोंसला बनाते हैं और वहां के लोग रेशम की साड़ी और सिंह के खिलौने बनाकर बेचा करते हैं। वैसे सुकून भरे पल बिताने के लिए जगह बड़ी खूबसूरत है। जहाँ उस बीच पर एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा इधर उधर देख रहा, जब पीछे से एक 3 साल की छोटी से बच्चे आकर उसकी आंखों पर हाथ लगाते हुए, बताओ कौन। अचानक उस बच्चे के हाथ रखने को आदमी उसके हाथों को छूने का प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, अरे अरे, मैं तो पहचान ही नहीं पाए। जिसे सुनकर वो बच्चे खिलखिलाकर हंसते हुए बोले, देखा नहीं पहचान पाए ना, देखा नहीं ना पहचान पाए। उस बच्चे की बात पर वो आदमी मुस्कुराते बोला, हम अपने कुन्नू को कैसे नहीं पहचानेंगे। तो चले आ जाओ। कत्यायनी उस आदमी की बात को सुनकर छोटा सा मुँह बनाकर हाथ आंखों से हटाकर उसके सामने आते हुए, आज आप जा रहे हो, फिर नहीं आओगे क्या। कत्यायनी की बात सुनकर वो आदमी उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, अब तुम मेरी हो, जब भी तुम्हारा मन करे बस मुझे याद कर लेना। बहुत एहसान है तुम लोगों के मुझ पर, और जब तुम बड़ी हो जाओगे तब तुम मेरी बहू बनेगी। कत्यायनी ये सुनकर आंखें रोल करते हुए, ये क्या होता है, और मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर क्यों जाऊंगी। कत्यायनी की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराते बोला, अभी नहीं कह रहा, जब बड़ी हो जाओगी तब। मेरे पास भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक सुंदर सा बेटा है। कात्यायनी उस आदमी की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते। जय अंकल। मृत्युंजय कात्यायनी की बड़ी बड़ी आंखों को देखते उसके नाक को छूकर बोला, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बिल्कुल अपने अंश की तरह। जब वहाँ पर डॉक्टर बत्रा आते हुए बोले, मिस्टर सारंग, चलने का वक्त हो गया है। मिस्टर बत्रा की बात सुनकर कात्यायनी पलट कर उनकी तरफ देखते, डॉक्टर अंकल। जय अंकल का अच्छे से बात सुनकर डॉक्टर बत्रा उसके गाल को खींचते हुए, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती कुन्नू, बहुत मजा आएगा, वहाँ पर एक छोटा सा डेविल है। मृत्युंजय डॉक्टर बत्रा की बात सुनकर बोला, हाउ डेयर यू, मेरा बेटा डेविल नहीं है, वो अपनी चीज़ों के लिए पजेसिव है, और जब उसे पता चलेगा कि कात्यायनी ने कितनी सेवा की है मेरी, देख लेना वो उससे दोस्ती जरूर करेगा। डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय की बात सुनकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोले, मुझसे बेहतर आपको पता है आपके बेटे के बारे में कि वो कुन्नू से दोस्ती करेगा या उससे टोंट करेगा। कात्यायनी उन दोनों की बातों को सुनते हुए डॉक्टर बत्रा से बोली, मतलब जय अंकल का बेटा अच्छा नहीं है। कात्यायनी की बात सुनकर मृत्युंजय डॉक्टर बत्रा को बोलते, बत्रा, अगर मेरी डॉटर इन लॉ को भड़काने की कोशिश की तो तुम बाप बनने लायक नहीं रहोगे। मृत्युंजय की डरावनी धमकी को सुनकर डॉक्टर बत्रा का मुंह बन गया। जब वहां पर वही टैक्स ऑफिसर आ गए जिन्होंने ऋतिक के साथ मिलकर मृत्युंजय को बचाया था, जिन्हें देखते हुए मृत्युंजय अपने ऑर्डर भरे एटीट्यूड के साथ बोला, प्रशांत जी, मैं आपसे काफ़ी दिनों से एक बात कहना चाहता था, लेकिन आज कह रहा हूँ। प्रशांत सूर्यवंशी जो एक टैक्स ऑफिसर थे, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मृत्युंजय का ऑरा उनके लिए हमेशा डरा देने वाला होता, लेकिन उनकी सोच से परे मृत्युंजय का नेचर था, इसलिए वो थोड़े झिझकते हुए अपना सर हिला के बोले, जी सर। जिसे सुन मृत्युंजय कात्यायनी के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रशांत से बोले, मैं अपने छोटे बेटे एकांश के लिए आपकी बेटी कात्यायनी का हाथ मांगता हूँ। प्रशांत मृत्युंजय की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने और कात्यायनी प्रशांत की हैरान आंखों को देखते हुए बोली, पापा, जय अंकल ने कहा उनका बेटा प्याला है, मुझे उसे देखना है। कात्यायनी की बात सुनकर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए प्रशांत की तरफ देखने लगा तो प्रशांत जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए, लेकिन सर, मैं ये फैसला। मृत्युंजय प्रशांत की बात को बीच में काटते हुए बोला, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं, और कात्यायनी के पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। प्रशांत 1 महीने से मृत्युंजय के बारे में इतना तो जान चुका था कि वो आदमी बात का बिल्कुल पक्का था, जिसे समझते हुए प्रशांत अपना सर हिलाकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत की हाँ सुनकर मृत्युंजय खुश हो गया और कात्यायनी के गाल को खींचते हुए बोला, तो अब से तुम मेरी हो, देखो तुम्हारे पापा ने भी कह दिया। मृत्युंजय की बात सुनकर कात्यायनी रोते हुए प्रशांत के पैरों से लिपट कर बोली, पापा, आप मुझे बेच रहे हो जय अंकल के पास। कात्यायनी की शिकायत को सुनकर प्रशांत का चेहरा एम्बारासमेंट से भर गया और मृत्युंजय हंसने जब वहां बीच के पास बने हेलीपैड में आकर एक चॉपर लैंड हुआ, क्योंकि सूरज ढल रहा था और उस चॉपर से ऋतिक बाहर निकला। ऋतिक को देखते हुए मृत्युंजय के चेहरे की मुस्कान बरी हो गई और ऋतिक मृत्युंजय के पास आकर बोला, आप ठीक हो।
ऋतिक के सवाल पर मृत्युंजय खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय के कॉन्फिडेंस को देखते हुए बोले, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो मिस्टर सारंग। आपके पैर अभी भी काम नहीं कर रहे हैं और आपके सर के घाव नहीं भरे हैं। मृत्युंजय डॉक्टर बत्रा की बात सुनकर गुस्सा से उसे घूरते हुए बोला, बत्रा, मैं सच में तुम्हें फायर कर दूंगा। तुम्हारे बीच में बोलना जरूरी था। डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय को मुंह बनाकर देखने के बाद ऋतिक की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर खन्ना, मैं जा रहा हूँ। अब मुझे इनके नखरे नहीं झेले जाते। इतना कहकर वो चौपर की तरफ जाने लगा, फिर रुक कर कात्यायनी के पास आकर उसके गाल को खींच कर बोला, इंतजार करूंगा तुम्हारा गुड़िया। इतना कहकर डॉक्टर बत्रा चौपर की तरफ चले। जब चौपर से विकल्प बाहर निकला जिसके साथ में सुधांशु भी था, डॉक्टर बत्रा उन दोनों को एक नज़र देखने के बाद चौपर के अंदर चला गया और सुधांशु आंखों में नमी लिए मृत्युंजय की तरफ चलाया। मृत्युंजय सुधांशु को देख आंखें छोटी कर ऋतिक से बोला, इस रोने वाले खरगोश को लाने की क्या ज़रूरत थी? फिर से दिमाग खराब करेगा। सुधांशु मृत्युंजय की बात को सुन पा रहा था। वो उसके पास आकर उसे कस कर गले लगा लिया तो मृत्युंजय दर्द से बोला, आह साली साहब, उस बड़े से तमाशा से तो नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे गले लगाने से जरूर मर जाऊंगा। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर उसे दूर होते हुए बोला, चलो जल्दी चलते हैं, मुझे वो आदिश सारंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऋतिक सुधांशु का साथ देते हुए मृत्युंजय से बोला, बिल्कुल सही, आदिश मैडम से आज शादी करने का वाला है। मृत्युंजय इन दोनों की बात सुनकर घूरते हुए, क्या मतलब? मृत्युंजय की बात पर ऋतिक ने कात्यायनी और प्रशांत की तरफ देखा। जब विकल्प कात्यायनी के गाल पर किस करते हुए मृत्युंजय से बोला, ब्रो, ये आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ है ना? कात्यायनी विकल्प के चेहरे को अपने आप से दूर करने लगी और मृत्युंजय विकल्प की बात सुनकर बोला, तुम उससे चिपकना बंद करोगे? वो अनकंफर्टेबल हो रही है। जिसे सुन विकल्प प्रशांत की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप इस जगह को नहीं घुमा पाओगे, मैं पहली बार आया हूँ ना। प्रशांत विकल्प की बात सुनकर अपना सर हिला दिया और कात्यायनी के साथ उस जगह को घुमाने लगा। मृत्युंजय साफ समझ रहा था कि विकल्प उन दोनों को वहाँ से दूर लेकर जा रहा है। जिसे समझाने के बाद वो ऋतिक की तरफ देखने लगा तो ऋतिक के बजाय सुधांशु बोला, आज एकांश का बर्थडे है और आप दोनों की शादी की सालगिरह अभी इसलिए उसने प्लान किया है कि वो दीदी से शादी करेगा। सुधांशु की बात सुनकर मृत्युंजय गुस्से से बोला, तुम सब वहाँ पर झक मार रहे हो। ये कहते उसने अपने सिर पर हाथ तो सुधांशु मृत्युंजय के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, जीजू, दीदी को पता है कि वो आप नहीं हो और सबसे ज़रूरी, पूरे घर के कैमरा उसने अपने अंदर में रखे हैं, यहाँ तक कि बॉडीगार्ड भी उसके हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सब कुछ जैसा चल रहा था हम वैसे ही चलने दे रहे थे। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, उसके सारे गार्ड्स को अपनी तरफ कर लो और ख्याल रहे सीसीटीवी फुटेज को तुम हैक करके वैसा ही दिखाओ जैसा वो देखना चाहता है। आज उसका राम नाम सत होकर रहेगा। कम मृत्युंजय की बात सुनकर ऋतिक अपना सर नहीं में हिलाते हुए, इतनी आसान मौत तो नहीं मिलेगी ना। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, आसान मौत तो नहीं मिलेगी लेकिन दर्दनाक जरूर मिलेगी। जिस तरह मेरे मॉम और डैड को मौत के घाट उतारा है ना, उसी मंडप के अग्नि में उसकी समाधि जलेगी। मृत्युंजय के बात सुनकर ऋतिक ने अपना सर हिला दिया और कात्यायनी की तरफ देखने लगा, जो कि अब विकल्प के साथ कंफर्टेबल होकर हंस रही। जिसे देखते हुए ऋतिक मृत्युंजय से बोला, आप श्योर हो कि आपने यही सही फैसला लिया है? ऋतिक की नज़र पर सुधांशु भी कात्यायनी की तरफ देखने लगा और मृत्युंजय उनकी नज़र को फॉलो करते हुए बोला, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि उससे अच्छी लड़की मेरे अंश को कोई और नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रशांत और उसकी वाइफ की भावनाएं मैंने देखी हैं। कोई भी आदमी चाहे इंसानियत के लिए हो, एक खतरे को अपने घर पर नहीं रखेगा, लेकिन उन्होंने बिना स्वार्थ के मुझे रखा। मृत्युंजय की बात सुनकर सुधांशु से देखते हुए बोला, और बेहतर यही होगा कि किसी को इस बारे में पता न चले। जिस पर मृत्युंजय ने अपना सर हिला दिया और विकल्प से बोला, विकी चलो चलते हैं। कात्यायनी मृत्युंजय की बात सुनकर डरते उसके पास आकर अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा सी शंख मृत्युंजय का कान में रखते हुए बोली, इसमें समुद्र की लहरें सुनाई देती है, कान पर लगा कर देखो। ये कहते हुए कात्यायनी ने उसे मृत्युंजय के कान पर लगा दिया, जिससे मृत्युंजय अपने हाथ में लेते हुए कात्यायनी से बोला, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। कात्यायनी मृत्युंजय की बात सुनकर छोटा सा मुँह बनाकर उसे देखने लगी। जब सुधांशु 500 का नोट निकाल कात्यायनी के हाथ में पकड़ाते हुए, ये हमारे
तरफ से। कात्यायनी पैसे को देखकर जल्दी से अपने हाथ पीछे करते हुए बोली, मम्मी ने कहा है नहीं लेना है, सिर्फ मामू से लेना है क्योंकि मामू कंजूस है ना। कात्यायनी की बात पर मृत्युंजय और बाकी लोग हंसने लगे तो सुधांशु मुस्कुराते हुए, हाँ मुझे भी मामा ही समझ लो, मैं भी बहुत कंजूस हूँ इसलिए रख लो। कात्यायनी सुधांशु की बात सुनकर प्रशांत की तरफ देखने लगे तो प्रशांत ने अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर कात्यायनी खुश हो गई और पैसे को लेकर बोली, इस बार जन्मदिन में नए कपड़े लूँगी। फिर कुछ पल सोचकर मृत्युंजय को देते हुए, आज आपके बेटे का बर्थडे है ना तो उसे दे देना। मृत्युंजय कात्यायनी के बाद सुनकर बड़े प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, उसके पास बहुत पैसे हैं, ये तुम रख लो, जब तुम बड़ी हो जाओगे ना तब जब हमारे घर आओगे तब उसके लिए कुछ तोहफा लेकर आना। मृत्युंजय के बाद सुनकर कात्यायनी ने अपना सर हिला दिया तो सुधांशु मृत्युंजय के व्हील चेयर को पकड़ प्रशांत की तरफ देखते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत सुधांशु की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कारण आप लोगों का एक अनमोल तोहफा बिल्कुल सही सलामत है। सुधांशु प्रशांत की बात सुनकर बोला, ये हमारे लिए तोहफा नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी के वो एक अहम सितारा है जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। सुधांशु की बात सुनकर मृत्युंजय मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने के बाद प्रशांत से बोला, झूठ बोल रहा है मेरा साला, हर वक्त झगड़ता रहता है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर उसे घूरने के बाद उसके व्हील चेयर को धक्का देते हुए उसे चौपर की तरफ ले गया, जिसके पीछे विकल्प अपने फ़ोन में बने कात्यायनी के वीडियो को देखते हुए चला गया। जिनके जाने के बाद ऋतिक अपने हाथ में पकड़ा सूटकेस प्रशांत की तरफ बढ़ाकर, आप इसे मदद के लिए मिलने वाला पैसा मत समझना, ये हमारी तरफ से आपको शुक्रिया कहने का तरीका है। प्रशांत ऋतिक के बाद पर एक नज़र सूटकेस की तरफ देखने के बाद बोले, लेकिन मतलब तो वही है ना कि मैं उनकी मदद की, इसके बजाय आप मेरे ज़मीर की कीमत लगा रहे हैं। ऋतिक प्रशांत की बात पर अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, इन पैसों से आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और जो आपने हमारे लिए किया उनके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं है। ऋतिक की बात सुनकर प्रशांत अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, माफ़ कीजिए, मैं ये पैसे नहीं ले पाऊंगा। प्रशांत के मना करने पर ऋतिक ईश्वर शक्ति से उन्हें देखते हुए बोला, ये पैसे आपके लिए नहीं बल्कि मेरे बॉस के डॉटर इन लॉ के परवरिश के लिए है, अब आपको ये पैसे रखने होंगे। ऋतिक की बात सुन प्रशांत अपना सर नहीं में हिलाकर, मैं नहीं रख सकता, आप इसे लेकर जाइए। प्रशांत के ना को सुनकर ऋतिक उस सूटकेस को वहीं पर रखते हुए, पूरे गांव को भंडारा दे दीजिएगा क्योंकि हमारे बॉस बिल्कुल सही सलामत है, इसके आगे और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इतना कहकर ऋतिक बिना और कुछ कहे चौपर की तरफ चला गया और प्रशांत बस उसे जाता हुआ देखते रह गए। जब चौपर उड़ने लगा तो कात्यायनी ने कसकर प्रशांत को पकड़ लिया, जिस पर मृत्युंजय खिड़की के पास बैठा उन लोगों को बाय कहते हुए वहां से मुंबई के लिए निकल गया। जिनके जाने के बाद कात्यायनी प्रशांत की तरफ देखने लगी तो प्रशांत उसे कसकर गले लगाते हुए बोले, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो इतने बड़े घर में जाओगी। प्रशांत की बात सुनकर कात्यायनी कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने आगे और कुछ नहीं कहा। शाम का वक्त शारंग विला जैसे ही आदिश ने कहा था, गार्डन में महक और उसकी शादी की तैयारी धूमधाम से हो चुकी थी। महक नर्वनेस के साथ कमरे में शादी का जोड़ा पहने बैठी हुई थी और एकांश लगातार घड़ी को घूरे जा रहा, जिसे देखते हुए महक के कुछ कहने लगी तो वैशाली कमरे में आकर, दीदी बड़का भैया को कभी कभी मिर्गी उठता है का। महक वैशाली के बाद सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। जिस पर हिमांशी वहाँ पर आते हुए महक से बोली, दीदी पंडित जी बुला रहे हैं। हिमांशी की बात सुनकर महक अपने मंगलसूत्र को कस कर पकड़ते हुए मन में बोली, अब क्या शादी हो जाने के बाद आप आओगे? इतना मन में रहते हुए महक गहरी सांस भरकर मजबूती से मुट्ठी बांधकर वैशाली और हिमांशी के साथ नीचे की तरफ चली गई। गार्डन में घर के सारे मेहमान खड़े हुए थे, बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन सारे फैमिली फ्रेंड्स जरूर आए हुए। महक गार्डन में आए तो मंडप की तरफ देखा जहां पर आदिश शेरवानी पहने बैठा हुआ था, जिसे देखकर महक की सांसें अटक गई। आदिश की नज़र जब महक पर गई, उसके होठों पर एक जंग जीतने वाले मुस्कान आ गई और वो अपनी जगह से उठकर मंडप से नीचे आकर खड़ा हो गया। महक उसे तकरीबन 20 कम की दूरी पर खड़ी हुई थी। गार्डन को सच में बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था।
जब वहाँ पर सारी लाइट्स ऑफ हो गई, जिसे देख आदेश का चेहरा गुस्से से भर गया और वो जोर से चिल्लाई, ये क्या तमाशा है। उसके ऐसे चिल्लाते हैं वहाँ पर एक घड़ी के टिंग की आवाज़ आई। सब लोगों ने उस तरफ देखा जहाँ पर 21 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जिसे देखकर आदिश की आंखें छोटी हो। वो लड़की आदिश को देखते हुए तिरछा मुस्कुरा दी। जब वहाँ पर स्पॉटलाइट जलने लगे और वो लड़की महक के पास आकर उसके सर से चुनरी हटाकर साइड में उतार कर फेंक दी, तो सभी लोग हैरान रह गए। महक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदिश उस लड़की की हरकत पर गुस्से से बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। आदिश के गुस्से पर वो लड़की अदा के साथ मुस्कुराते हुए बोली, एक डांस तो बनता है ना बेबी, तुम्हारी बीवी के साथ। जिसे सुनकर आदिश अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ से निकल सकती हो, यहाँ पर तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया। आदिश की बात पर महक उसे घूरते हुए बोली, ये लड़की आपको बेबी क्यों कह रही है मृत्युंजय। महक के सवाल पर आदिश अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए महक से बोला, आई डोंट नो हु इज सी, इनफैक्ट मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। आदिश की बात पर वो लड़की सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, ओह ये बेबी, सॉरी मैं भूल गई थी, हम सिर्फ बिस्तर पर एक दूसरे को जानते हैं, राइट। जिसे सुनकर आदिश उस लड़की के पास आकर उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर, मेरी शादी हो रही है और तुम्हारा कोई भी बकवास मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। महक आदिश की पकड़ को देखते उससे उस लड़की को छुड़ाते हुए आदिश को पीछे धकेल कर बोली, स्टे अवे फ्रॉम हर। और क्या ये लड़की झूठ बोल रही है। महक के सवाल पर आदिश अपने दांत पीसते हुए बोला, वो झूठ बोल रही है, मैं उसे नहीं जानता। देखो महक, शादी के लिए मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो। इतना कहकर आदिश महक के हाथ को पकड़ने लगा तो महक अपना हाथ झटक से छुड़ाते हुए आदिश से बोली, पहले ये सारा तमाशा ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं मंडप में बैठूंगी। तो बताइए ये लड़की बेवजह का इल्ज़ाम क्यों लगा रही है आप पर। आदिश अपने हाथ को और देखने लगा जिसे महक ने झटका था। फिर अपनी गन निकालकर उस लड़की को तानते हुए बोला, ये लड़की ख़त्म, सारा किस्सा ख़त्म, फिर तुम बैठोगे ना मंडप में। जिसे देखकर महक जल्दी से उस लड़की के सामने खड़ी होते हुए बोली, ये कैसी हरकत है। महक के बात पर आदिश अपने निचले होठों को कसकर काटते हुए चिल्लाया, तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।